हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू अवर चैनल अचीवर्स एम। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आई हूँ, आप इसको रिवाइज करिएगा। चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यहाँ पे कि मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन टू बिफोर बर्निंग इन एयर। क्यों करते हैं? यानी मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करने से पहले उसको क्यों बर्न करते हैं? क्यों बर्न करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, कवर होता है विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हम उसको एयर में रखते हैं लंबे समय के लिए। और ये लेयर हमारी क्या करती है, जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो ये जो लेयर है ये हमें उस चीज़ को रोकती है। इस वजह से हम इसको बर्न करने से पहले साफ करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आप इसको देखना एक बार, रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इन वाटर इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। क्या होता है वो? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CaO होता है। यानी ऐसा सब्सटेंस जिसका सॉल्यूशन वाटर में है ना, एक वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। वाइट वॉश जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है? वाइट वॉश वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक स्लेक्ड लाइम बनता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं ये क्वेश्चन। आप इसको एक बार जो है एट अ ग्लांस देखना, और ये आपके हो सकता है एग्जाम में पूछे जाएं। फिर अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन टेक्स्ट बुक। ये एक्टिविटी है, एक बुक है, बुक एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी है, उसमें से लिया गया है क्वेश्चन ये कि इसमें बताना है कि एक गैस का अमाउंट हम कलेक्ट करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में। यानी हम जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा वाटर क्या हो रहा है? टूट रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, यानी दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसका अमाउंट डबल हो जा रहा है। वो क्यों हो जा रहा है? और वो गैस हमें बतानी है, उस गैस का नेम क्या है कि वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसका अमाउंट डबल हो जाता है उस गैस का। तो क्या होता है कि वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो क्या कर देता है वो? हमें H2 गैस देता है। यानी जब हम H2O को तोड़ोगे आप तो किस में बनेगा? H2 H2+O आयन बनते हैं ये एट वन इलेक्ट्रोड। यानी वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू गिव H2 गैस एट वन इलेक्ट्रोड एंड O2 गैस एंड इन अदर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड में क्या हमारा ऑक्सीजन गैस बनेगी और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमारी हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाएगा इस तरीके से। इसके आगे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब H2 को हम तोड़ते हैं तो H2 गैस प्लस O2 गैस दोनों गैस निकलती हैं अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। यानी इसमें क्या हुआ है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो हमें क्या देते हैं वो? इलेक्ट्रोलाइसिस जब वाटर का होता है तो हमें वो 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं। एक तो देते हैं हाइड्रोजन गैस, दूसरा देते हैं ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें इसको कि हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट है वो कलेक्ट होगा वुड बी डबल, यानी डबल होगा किससे? ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन। तो हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट है वो डबल होगा ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन, क्योंकि जब हम H2 को तोड़ रहे हैं तो 2H2 प्लस O2 बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो यही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट है वो डबल होगा ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर अबाउट 30 मिनट। यानी आयरन नेल को जब आप डिप्ट करते हो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 30 मिनट के लिए, तो उसका कलर बताना है। तो पहली बात तो कलर बताना है, दूसरी बात क्या होता है यहाँ पे हम आपको रिएक्शन बतानी है कि किस टाइप की रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो पहली बात तो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अगर आप इसका इक्वेशन देखोगे, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन नील है तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट हमारा कौन से सॉल्यूशन होता है? ब्लू सॉल्यूशन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि फेरस सल्फेट एंड SO4, जो CuSO4 है, ये क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट बन जाएगा। यानी कॉपर सल्फेट जो है, जो आयरन है, ये अपने पास क्या ले लेगा? सल्फेट और कॉपर को अलग कर देगा, जिससे कि हमारा फेरस सल्फेट बन जाएगा ग्रीनिश सॉल्यूशन। ग्रीनिश सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो बनाई है यहाँ पे मैंने ये वाला चैप्टर भी आपको कराया है, उसमें ये वाली इक्वेशन भी थी, एक्टिविटी में करवाया था मैंने, तो आप उसको देखना, इस तरीके से बताया है।
ठीक है। तो आप इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखना कि एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ब्लू सॉल्यूशन किसका होता है, कॉपर सल्फेट का, और ग्रीन सॉल्यूशन होता है हमारा फेरस सल्फेट का यानी आयरन सल्फेट का, और कॉपर यहाँ पे क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, और ग्रीन सॉल्यूशन हमारा फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी में से ही क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl बनता है प्लस H2O बन जाएगा। ये तो पता ही होगा आपको, सिंपल है ये कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, ठीक है। फिर हमारा जैसे नेक्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड और रिडक्शन वाला बताना है यहाँ पे कि Na है प्लस O2 है, ठीक है। तो क्या बनेगा, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Na ने क्या किया है, Na ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, यानी इसने ऑक्सीजन को क्या करा है, गेन कर लिया, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कैसा हो गया, रिड्यूस्ड हो गया है ना। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये Na2O बना, तो जो Na2 है, Na ने क्या किया, अपने पास O को गेन कर लिया, यानी ये तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, लेकिन जो O है, O हमारा क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। अब जैसे कि C कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कॉपर बना है और प्लस H2O, यानी कॉपर यहाँ पे CuO है, यहाँ पे खाली कॉपर बचा, ठीक है। तो कॉपर ने क्या करा, ऑक्सीजन को रिड्यूस्ड कर दिया, इसने गेन कर लिया हाइड्रोजन ने, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे वाटर बना है, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ठीक है। अब हम इसके आगे देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम ऐड करते हैं आयरन फिलिंग्स में, तो हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यानी जब हम डाइल्यूट HCl को ऐड कराते हैं आयरन फिलिंग के साथ, यानी आयरन के साथ, तो हमारी क्या निकलेगी, आयरन क्लोराइड बनेगा, फेरिक क्लोराइड प्लस H2 गैस निकलेगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जो कि आपको पता है कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी जिससे हम रिएक्शन कराते हैं वो रिएक्टेंट, जो निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो वो हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, यानी इक्वल नंबर ऑफ एटम, अलग अलग एलिमेंट के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स दिखेंगे आपको किसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ठीक है। अच्छा, हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों करते हैं, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास के जो नियम है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास होता है, देखो, जिसमें ऐसा एनर्जी जो होती है जिसमें ना ही वो डिस्ट्रॉय की जाती है ना ही क्रिएट होती है, ठीक है, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि कार्बन एटम है, जब हम कार्बन एटम को जलाते हैं तो हमारी क्या निकलती, जैसे कोयला होता है, कोयला में हम जैसे कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम को जब हमने बर्न किया तो हमारी CO2 गैस निकलती है, ठीक है। तो CO2 गैस निकली, यानी जो कार्बन एटम है वो हमारा सॉलिड से किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया, बट उसका जो मास है वो चेंज नहीं होता है। तो यही है कि मास को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारी हीट इवॉल्व्ड होती है, ठीक है। हीट क्या होगी, हमारी निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब बाहर, ठीक है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, यानी वो उसमें से वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं, फॉर एग्जांपल है हमारा रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, मतलब हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती है उसमें हम क्या होता है, देखो, ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। रेस्पिरेशन जो हमारे अंदर प्रोसेस चल रही है उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कंबाइन होता है किसके साथ, मतलब ग्लूकोज कंबाइन करके क्या बनाता है, हमारा CO2 एंड H2O अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के प्रोडक्शन के साथ साथ,
ठीक है, एनर्जी हमें मिली, एनर्जी के साथ साथ हमारा क्या फॉर्म होता है, CO2 एंड H2O, जो कि हमारा क्या करता है, ग्लूकोज कंबाइन करके ये फॉर्म करता है CO2 एंड H2O। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। जब आप उसको तोड़ोगे तो हमारा CO2 H2O बनेगा प्लस एनर्जी बनती है, यानी यहाँ पे हीट हमारी इवॉल्व होगी। ठीक है, ये है जैसे कि फॉर्मूला। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारी क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, यानी जैसे कार्बन प्लस सल्फर है तो हमारा क्या बनता है, CS2 माइनस हीट, यानी हीट इसने एब्जॉर्ब्ड कर ली। ऐसी N2 प्लस ऑक्सीजन 2NO बना और हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारा जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो हमारा रेस्पिरेशन में हो जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के दौरान हमारा ग्लूकोज कंबाइन करके क्या बनाता है, हमारा CO2 H2O। ये सारी चीज़ें हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होती हैं, जिसमें हमारी हीट इवॉल्व होती है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। फॉर्मेशन होता है क्लाउड में, तो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब आप उसमें पानी डालोगे तो भी क्या होगा, हीट रिलीज होगी उसमें। तो एक चीज वो हो जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर, तो भी यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और आपका आ सकता है यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जब रस्ट करते हैं तो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। फिर अब हम आगे इसके आगे पढ़ते हैं। Decomposition reaction requires energy either in the form of heat or light or electricity for breaking down the reactant। यानी यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या मांगता है, यहाँ पे एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और वो किस में टूटेगा, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस में टूटता है, रिएक्टेंट में टूटेगा। कैसे टूटेगा देखिए आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहले तो हीट की प्रेजेंस में कैसे बनेगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अब जब ये हीट में बना तो आपका बनेगा CaO यानी स्लेक्ड लाइम, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, प्लस CO2 गैस निकलेगी। ये है आपका हीट की फॉर्म में। अच्छा, लाइट की फॉर्म में यानी सनलाइट की फॉर्म में अगर आप बात करोगे तो सिल्वर ब्रोमाइड है ये। सिल्वर ब्रोमाइड में आपने सिल्वर यानी सॉलिड और ब्रोमीन गैस निकलेगी यहाँ पे, ये सनलाइट की प्रेजेंस में। हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 निकलेगा और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपका H2O आएगा, तो H2O हमारा H2 प्लस ऑक्सीजन गैस, यानी ये दोनों गैस में बन जाएंगे। तो ये हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तीनों केस में यानी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे H2O है, तो H2 हमारी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हमारा H2 गैस और O2 गैस में हमारा टूट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्टेंट के फॉर्म में टूटता है, वो भी किसकी प्रेजेंस में, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में और रिएक्टेंट की फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा लेस रिएक्टिव मेटल में फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जैसे कि आयरन है, आयरन कॉपर सल्फेट में के साथ, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ क्या बनाएगा, कॉपर को अलग कर देगा और फेरस सल्फेट बना देगा, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछले वाले टॉपिक में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आयरन ने अपना जो फॉर्म लिया है वो सल्फेट में फॉर्म ले लिया है, यानी आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमारा कौन से कलर का, ब्लू सॉल्यूशन होता है, एंड ये बन जाएगा हमारा ग्रीनिश सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। यानी मोर रिएक्टिव है, यानी आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, किससे, कॉपर से। तो आयरन ने अपना किसके साथ बना ली, वो सल्फेट के साथ इसने अपना फॉर्म ले लिया, यानी जो मोर रिएक्टिव मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव मेटल के साथ। ठीक है, अब हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन दैम, यानी आयन का यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड है, तो क्या बना यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर ने क्लोराइड के साथ ले लिया, यानी ये चीज यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, तो AgNO3 प्लस NaCl क्या बन गया, AgCl और NaNO3, ये बन जाएगा हमारा सोडियम नाइट्रेट। फिर आता है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर
द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है आपका, ठीक है, प्लस कॉपर के साथ, तो उसने क्या किया, कॉपर नाइट्रेट बनेगा एंड सिल्वर की रिफाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पे कि सिल्वर को जब हम रिफाइन करते हैं, यानी सिल्वर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर जो होता है वो क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट से जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कॉपर मेटल बन जाएगा, यानी कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा यहाँ पे। तो सिल्वर का यहाँ पे सिल्वर की क्या होगी, रिफाइनिंग हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। रिएक्शन आ सकती है आपके पास कि सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर, इस तरीके की अगर आपके पास रिएक्शन आए तो ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, ये मिल जाएगा आपको कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे चल रही है रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, यानी हमें सिल्वर अलग हो गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर क्या हो गया, अलग हो गया है। अब आएगा हमारा नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सबसे बड़ी बात, प्रेसिपिटेट कहते किसको है, प्रेसिपिटेट होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में जो इनसॉल्युबल सॉलिड यानी पूरी तरीके से वो उसका सॉल्यूशन नहीं बना है, वर्न नहीं हुआ है, नीचे एक सॉलिड स्ट्रक्चर रह गई है जो कि इनसॉल्युबल है, तो उस चीज को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और जो वो सॉलिड मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस जो रह गया है, ठीक है, अब जो चीज उस सॉल्यूशन से सॉलिड सब्सटेंस रह गया है तो वो क्या हो गया, इसको हम अलग जब हम करेंगे तो वो कहलाएगी हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे मान लीजिए जिंक ग्रेन्यूल, आपने एक टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल लिया है, एक वाटर डाला आपने उसमें, और एक कोई आपने सॉल्यूशन मतलब कोई भी एक चीज उसमें कोई चीज लिक्विड डाली कुछ भी, उसके बाद आपने क्या करा है कि जिंक ग्रेन्यूल पूरी तरीके से घुला नहीं है, उसका एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस उसमें रह गया है, तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो है आपका प्रेसिपिटेट, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल और जो पूरा लिक्विड पार्ट जो ऊपर ऊपर का बचा वो आपने अलग कर दिया उस सॉल्यूशन से, आपने एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, जिसमें आपका जिंक ग्रेन्यूल पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ है, फिर आपने उसको अलग कर दिया, तो जो सॉलिड पार्ट है वो है आपका प्रेसिपिटेट, और जो अलग कराया आपने जो लिक्विड पार्ट है वो है आपका प्रेसिपिटेशन, वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरन क्लोराइड है, यानी फेरिक क्लोराइड है, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड प्लस NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें FeOH का थ्राइस यानी एक ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो कि एक सॉलिड है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, पूरी तरीके से घुला नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रेसिपिटेट कहलाएगा, जो कि कौन से कलर होता है इसका, ब्राउन कलर, आयरन हाइड्रोक्साइड या फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है आपका ब्राउन प्रेसिपिटेट, ये रह जाएगा आपका, और सोडियम क्लोराइड ये अमोनियम क्लोराइड ये निकल जाएगा NH4Cl, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे, और ये ब्राउन प्रेसिपिटेट ये उसी में इनसॉल्युबल सब्सटेंस के रूप में वहां पे रह जाएगा। तो इस चीज को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्रेसिपिटेट हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड है, और जब उस सॉल्यूशन से जो हमने सेपरेट मतलब जो आपने इनसॉल्युबल सॉलिड से जो आपने अलग करा है, इनसॉल्युबल सॉलिड तो उसी में रह गया है, और जो चीज अलग हुआ है सॉल्यूशन से उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे आपका आता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। अब जैसे कि यहाँ पे रिडक्शन है तो उसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ उस सब्सटेंस से, जैसे कि CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 हीट की प्रेजेंस में क्या हुआ, Cu प्लस H2O, CuO प्लस H2 हीट की प्रेजेंस में क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया, H2O आ गया, मतलब H2O बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन हो गया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक एक्स है, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स कैसा हो जाता है, ब्लैक इन कलर हो जाएगा, यानी एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है जिसका नाम एक्स दे दिया है, जब हम उसको गर्म करते हैं एयर में तो क्या बन जाता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो क्या चीज है, एक्स विच इज कॉल्ड, क्या चीज है वो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉपर कहेंगे। जैसे कि एक शाइनी ब्राउन क्या हो गया, कॉपर, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, शाइनी होता है।
आपने एयर की प्रेजेंस यानी एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आपने उसको गर्म उसके साथ आपने कंबाइन किया तो आपका क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, विच जो कि कैसा है, विच इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, यानी जो ब्राउन शाइनी ब्राउन विच इज कॉपर आपने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो टू फॉर्म क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि शाइनी ब्राउन कलर, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिए हैं ये, तो आप लोग इसको देखना जरूर। फिर आता है आपका नेक्स्ट, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद N2Y। देखिए 6 to 8 की तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़ ही लिया होगा आपने। ये कुछ मैं नाइन्थ एंड 10th के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से उठाए मैंने क्वेश्चंस, डायरेक्ट एनसीईआरटी के ही हैं, तो आप लोग इसका रिवाइज जरूर करिएगा और आप लोग देखना जरूर इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके काम आएंगे बहुत। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद N2। देखिए ऑयल और फैट में क्या होता है कि जो फूड बनते हैं उसमें ऑयल एंड फैट तो होता ही होता है। ठीक है, आर फ्लश्ड विद N2, नाइट्रोजन गैस भी होती है, मतलब हाँ क्यों होती है वो चीज़ बताया है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि चिप्स हैं, अंकल चिप्स वगैरह होती हैं, लेज होती हैं जो आजकल ये बच्चे वगैरह जो खा रहे हैं, तो उसमें जो पैकेट होता है वो उसमें फ्लफी सा जो होता है उसके अंदर गैस होती है, वो होती है हमारी नाइट्रोजन गैस, जिससे कि क्या करते हैं ये फूड को, मतलब उसके अंदर जो चिप्स वगैरह होते हैं ना उनको फ्रेश रखते हैं। अब जैसे ही आप उसको अगर खुला छोड़ दें, उस पैकेट को आप लोग भी खाते होंगे, जैसे ही वो पैकेट ओपन हुआ उसके बाद आप थोड़ी मतलब 3-4 आवर्स बाद अगर आप खाएंगे तो वो उनका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो वो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर होती है, तब तक तो वो सही रहेंगे, फ्रेश होंगे। उसके बाद वो क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें टेस्ट में जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि टू कीप फूड आइटम फ्रेश एंड सेफ फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यानी क्या होती है वो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर होती है जिससे कि उसमें वो ऑक्सीडाइज्ड होने से बचे रहें। जैसे ही वो पैकेट खुला वो खराब हो जाएंगे। तो फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है उन पैकेट्स में, कि होती तो उसमें थोड़े से ही हैं लेकिन वो मतलब एकदम से फूले फूले से होते हैं, तो वो नाइट्रोजन गैस के मारे होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि फूड उसके अंदर जो है चिप्स वगैरह वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो जाए। तो उसके अंदर जब तक है वो ऑक्सीडाइज्ड हम फूड आइटम्स जो है खराब नहीं हो रहे हैं, जैसे ही वो खुल जाएंगे पैकेट्स वो खराब हो जाएंगे, चेंजेस होने उसमें चेंजेस, टेस्ट में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन वो होता है जैसे कि आपने देखा होगा जिसमें मेटल्स जो हैं धीरे धीरे उनका एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर उसमें एक जंग जिसको हम कहते हैं ना लग जाती है, केमिकल सब्सटेंस आपको नजर आता है उसकी सरफेस पर, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे कि लोहे की चीज अगर वो ऐसी पड़ी रहे बाहर खुले में तो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर उसमें एक लेयर बन जाती है, उसी चीज को हम कोरोजन कहते हैं। ऐसी रस्टिंग ऑफ आयरन आपने सुना होगा, तो इसी तरीके क्या होता है वो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है उसमें केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम है, तो उस केमिकल का जो नाम होता है वो होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है उस केमिकल का नाम, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको हम कहते हैं। तो रस्ट जो होता है वो क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, उसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है कि जब आयरन इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो उसकी सरफेस एक्वायर करती है कोटिंग, किस कलर की, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की, जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो इसी रस्ट को हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये है जैसे कि आयरन दिया है आपने प्लस ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी 2XH2, यानी उसमें मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा है, जिससे कि आपका क्या बना है, एक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होती है कि फूड मटेरियल जो फैट और ऑयल में तैयार किए जाते हैं, ठीक है, फैट और ऑयल में जो तैयार किए जाते हैं और एक कॉन्सिडरेबल टाइम के लिए उनको रखा जाता है, ठीक है, जो हमारे खाने के लिए अनफिट होते हैं, तो रेंसिडिटी होती है कि ये उस चीज़ को खराब कर देते हैं।
फैट और ऑयल में क्या वो तैयार किया जाता है। रैंसिडिटी होती है कि आपने कुछ समय के लिए आपने उसको रख दिया, ठीक है, अब आपने उसको रख दिया, फैट और ऑयल से बना हुआ है वो चीज़, आपने उसको ऐसे रख दिया। गर्मियों में बहुत होता है कि आप सब्जी वगैरह जो होती है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है अगर आप उसको खुला छोड़ दें, फ्रिज में ना रखें। तो यही होता है कि उसमें क्या होती है, वो प्रोसेस होती है रैंसिडिटी, जो हमारे खाने के लिए अनफिट होता है, खराब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें हम ऐड करते हैं, जैसे कि टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स में, जो फैट और ऑयल में जो बनती हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें कुछ ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय फ्लशिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड विद नाइट्रोजन बिफोर सीलिंग, यानी वही है इसमें जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि नाइट्रोजन, जैसे चिप्स वगैरह मैंने आपको बताया था कि चिप्स में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस वगैरह उसमें लगाते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि जो बाहर के जो फूड वगैरह जो बनते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जिससे कि वो चीज़ खराब ना हो, तो उसमें हम नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड करते हैं सील करने से पहले। अब हम लोग अपने घर में जो सब्जी वगैरह बनाते हैं, अगर हम उसको ऐसे खुला छोड़ दें गर्मियों में, तो क्या होता है, वो खराब हो जाते हैं, क्योंकि फैट और ऑयल के बने हुए होते हैं, एक दिन भी नहीं चल पाएंगे। लेकिन जो बाहर वाले जो पैक्ड लेके आते हैं, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं जिससे कि वो 1-2 दिन चल जाए। तो वो क्या ऐड कर, सील करने से पहले उसमें वो नाइट्रोजन को ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड, यानी एक किसान है वो अपने फील्ड में क्विक लाइम के साथ, क्विक लाइम बोल दो आप, चाहे स्लेक्ड लाइम बोल दो या फिर चॉक बोल दो, कैल्शियम कार्बोनेट, स्लेक्ड लाइम को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसी मिट्टी की बताना है कि आपको क्या लगता है, फार्मर जो है अपनी फील्ड में ऐसी कौन सी मिट्टी को वो ऐड करते हैं, किसके साथ, किस चीज को वो ऐड करेंगे, क्विक लाइम के साथ, स्लेक्ड लाइम के साथ या फिर चॉक के साथ। क्वेश्चन ये है यहाँ पे, ठीक है, कि अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक कि फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम के साथ, स्लेक्ड लाइम के साथ या फिर चॉक के साथ। आप लोग इसका नाम जरूर ध्यान रखना कि स्लेक्ड लाइम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्विक लाइम को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और चॉक को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो क्या है इसका आंसर कि अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, यानी जिसमें हैविंग लो पीएच है, तो वो वही यूज़ करेगा। इफ सॉइल इज टू एसिडिक, तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक का मतलब है कि उसका पीएच मात्रा जो है बहुत कम है ना। जब पीएच मात्रा बहुत कम है तो वो वही मिट्टी यूज करेगा वहां पे। अब हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। आपको कुछ कॉमन नेम है, आपको कुछ इसके याद रखने होंगे। जैसे CaOCl2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो कॉमन नेम होता है वो होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का नेम होता है। फिर आता है नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन ईल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो वो क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। उस सब्सटेंस का नाम बताना है कि आपने क्लोरीन के साथ जब आप इसको ट्रीट करवाते हो तो क्या सब्सटेंस का नाम होता है उसका, तो वो होता है हमारा स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है कि नेम द सोडियम कंपाउंड। अब सोडियम कंपाउंड का बताना है आपको नेम, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है ना, विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, वो है सोडियम कार्बोनेट। आपका सोडियम कार्बोनेट है। तो सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर क्या है उसका नाम, सोडियम कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉमन नेम CaSO4.12H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 होता है। फिर आता है हमारा जिप्सम, जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इसमें भी है और इसमें भी है जिप्सम, बस इसमें है हाफ H2O और इसमें है डबल H2O, यानी जिप्सम जब बनेगा तो वो डबल H2O लेके बनेगा और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का जो है वो है CaOCl2, और जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और जो क्लोरीन के साथ, यानी ऐसा सब्सटेंस जो क्लोरीन ईल्ड ब्लीचिंग पाउडर ट्रीटमेंट पर यूज करते हैं, उस सब्सटेंस का नाम होता है हमारा स्लेक्ड लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो क्लोरीन Cl2 हो गया एंड ब्लीचिंग पाउडर का जो नेम है वो CaOCl2। तो हमारा क्या बनेगा इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मतलब उस सब्सटेंस का नाम बताना है, ट्रीटमेंट करने पर कौन सा हम सब्सटेंस को लेंगे, स्लेक्ड लाइम को लेंगे। उसके बाद आता है हमारा अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो जाएगा, जिसका पीएच हमारा कितना होना चाहिए, 10 होगा। यानी रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, वो हमारा क्या है, 10 है। एक बेस बन जाएगा बेसिक। एसिड में तो हमारा 1 से लेकर 6 तक ही रहेगा, 1 to 6 तक एसिडिक होता है। और फिर मतलब 7 तो न्यूट्रल हो जाएगा और फिर 7 से आगे बढ़ जाएगा तो वो हमारा बेसिक में चला जाएगा। फिर ये लास्ट है आज का क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो उस सॉल्यूशन में क्या होगा, HCl गैस होगी। यानी जो एग शेल है, एक एग है, एग का जो वाइट कलर का जो पार्ट होता है ना, आपने उसको क्रश्ड किया, एक सॉल्यूशन है उसके साथ, जब आपने सॉल्यूशन को रिएक्ट करवाती हो किसके साथ, एक एग शेल के साथ रिएक्ट करवाओगे। जब जो एग का जो ऊपर का पार्ट होता है क्रश्ड करा, उसके साथ एक सॉल्यूशन को रिएक्ट करा, तो क्या होता है, एक गैस फॉर्म होगी जो किसमें बदल जाएगी, एक लाइम वाटर मिल्की। यानी टर्न कर देगा वो लाइम वाटर को मतलब लाइम वाटर मिल्की में टर्न हो जाएगा। तो उस सॉल्यूशन में ऐसी क्या चीज होगी, उसमें होगी एक HCl गैस, उसमें एक गैस होगी, कौन सी, HCl गैस। तो ये क्वेश्चन अब तक के केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चंस जो हैं ये मैं लेके आई थी 9th एंड 10th के दोनों मतलब मैंने दोनों के मिक्सअप करे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। गाइज आप लोग इन क्वेश्चंस को देखना जरूर, ये हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको CTET एग्जाम्स में देखने को मिल जाएं, तो आप इनको एक बार पढ़ना जरूर। और ये प्योर NCERT से ही मैंने लिए हैं, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं ये लेकर आई थी मैं। और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हैं बट टाइम बहुत कम है। जो क्वेश्चंस मैं बना पा रही हूँ या जो मैं दिख रहे हैं मुझे जो क्वेश्चंस NCERT में से, मैं वो आपको शेयर करूंगी, आप लोग देखना जरूर। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और ये आप रिवाइज जरूर करना इन क्वेश्चंस को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हो सकता है ये आपको देखने को मिल जाए इस टाइप के क्वेश्चंस, NCERT से ही हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलती हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।